हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू मानवा को, जिसका कि नाम आई बिकम अ मैरिड मैन इन अनदर वर्ल्ड होने वाला है। लेट्स बिगिन एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्रिसमस डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हर कोई अपने परिवार के साथ हंस रहा होता है, खेल रहा होता है और घूम रहा होता है। लेकिन वहीं पे एक आदमी चलते चलते सोच रहा होता है, क्या ये इतना ऑब्वियस है कि हर कोई अपने परिवार के साथ घूम रहा है, खेल रहा है, बट मैं ही एक अकेला इंसान यहाँ पे हूँ। और वैसे ये चलते चलते सोच रहा होता है। बट तभी उसको चलते चलते रास्ते में कोई दिखता है। वहाँ पे उसे एक सेंटा दिखाई देता है, जो कि रास्ते के बाजू में अकेला बैठा होता है। और वो सोचता है यहाँ पे कोई और भी है मेरे सिवा अकेला। और वहाँ पे वो उसके पास बढ़ता है और उसे कुछ पैसे देने लगता है और बोलता है, ये लो, इतने भी ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है। लेकिन तभी सेंटा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कितने काइंड पर्सन हो, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा, मुझे अपनी विश बताओ। तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे ये पागल बुढ़ा, इसको क्या हो गया, मैं तो इसकी हेल्प करने जा रहा था, ये मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, बट सेंटा उसका हाथ नहीं छोड़ता और बोलता है, मुझे अपनी विश बताओ। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और लॉटरी चाहिए। सेंटा बोलता है, ये तुम्हारी सही विश नहीं है, तुम अपनी सही विश बताओ मेरे को। तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, मेरी विश है कि मुझे एक फैमिली चाहिए। वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहता आया है और उसको एक ऐसी वाइफ चाहिए जो एक बनी के जैसी क्यूट हो, और एक ऐसी डॉटर चाहिए जो बहुत एडोरेबल हो और बहुत प्यारी भी हो। ये सब वो सेंटा को बता देता है। तो सेंटा उसके हाथ को अच्छे से सूंघता है और बोलता है, मैं महसूस कर सकता हूँ तुमने अकेली ज़िंदगी जी है और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही परेशानियों से गुजरी है, इसीलिए मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ को ढूंढूंगा जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और एक ऐसी डॉटर को ढूंढूंगा जो बहुत ज़्यादा प्यारी और अपने फादर का रिस्पेक्ट करे। ये सब सुनने के बाद अपना एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सेंटा बोल ही रहा होता है कि मैं होप करूँगा तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे। और ये सब सुनने के बाद अपना एमसी उससे हाथ छुड़ाता है और भागने लगता है और सोचता है कि ये सेंटा पक्का पागल होगा, जितनी पागल पागल बातें कर रहा है। और सेंटा उधर ही भी सोच रहा होता है, मैंने अपनी सारी सेंटा पावर इसके अंदर यूज़ कर ली और इसकी विश को पक्का सच होना होगा। और एमसी जब भाग रहा होता है तब सेंटा बोलता है, मैं यही कोशिश करूँगा तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरे। और एमसी वहाँ से निकल लेता है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। और निकलने के बाद देखिए ट्रेन में बैठा रहता है और ट्रेन में बैठे बैठे सोच रहा होता है, क्या वो सेंटा ने जो कहा था वो सच में सही होगा, क्या मेरी भी वाइफ और डॉटर मिलेगी मुझे। ऐसा सोचते सोचते हमारा एमसी ट्रेन में ही सो जाता है। और थोड़ा देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो दूसरी दुनिया में आ जाता है और सोचता है, मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। हमारे एमसी के आजू बाजू कुछ मिडिल एज पर्सनस भी बैठे होते हैं जो उसे ही देख रहे होते हैं। और अपना एमसी सोच रहा है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और जिस कैरेज में अपना एमसी बैठा होता है उसके बाहर कुछ सोल्जर्स अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जो अपने एमसी को घंटा भी समझ में नहीं आ रही होती है। ये सब देखने के बाद अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, एक ऐसे लोग जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी लैंग्वेज जो मैंने कभी सुनी ही नहीं, और यहाँ के लोग को देखने के बाद लग रहा है ये कोई मूवी सेट है मिडवल पीरियड का। ये सब देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि ये कोई ड्रीम नहीं, ये रियलिटी है और ये एक सच में दूसरी दुनिया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ा देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ अपने एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, क्योंकि उसने कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरे उसके पिंजड़े की दूसरी जगह पे एक आदमी बैठा होता है, जिसकी हालत एकदम मरे हुए इंसान जैसी लग रही होती है। अपना एमसी उसके पास जाता है और उसको चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वो इंसान मर चुका है। और सोचता है, मरे हुए इंसान को कपड़े की क्या ज़रूरत, और वो उसके कपड़े निकाल के खुद पहन लेता है। ये सब होने के बाद अपने एमसी थोड़ा लेटा रहता है और सेंटा की बात को याद करने लगता है कि सेंटा ने क्या कहा था। सेंटा ने बोला था, मैं अपनी सारी सेंटा पावर यूज़ कर रहा हूँ तुम्हारे सपने को सच करने के लिए और तुम्हें हैप्पी करने के लिए। लेकिन अपना एमसी सोच रहा था, क्या ये हैप्पीनेस है, कि मुझे ही हैप्पीनेस का मतलब नहीं समझ में आया था। अपना एमसी हमें बताता है, ना जाने कितने दिन बीत चुके हैं और ये कैरेज रुक ही नहीं रही है और कहीं अननोन डेस्टिनेशन की ओर बढ़े जा रही है। और अपना एमसी एक जगह बैठे रहता है कैरेज के अंदर और हमें बताता है कि मुझे इतने दिन में एक चीज़ पता चल गई है कि इस कैरेज में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, सब के सब स्लेव हैं। और यही एक वजह है जिसकी वजह से आजू बाजू हमारे इतने सारे सोल्जर्स हैं और हमारे ऊपर निगरानी रखे हैं, क्योंकि वो हमें एक जगह ले जाके बेचना चाहते हैं। इसके कुछ समय बाद कैरेज एक विलेज में जाकर रुकता है और वहाँ से सोल्जर लाइन से सब गुलामों को निकालने लगते हैं। और तभी अपने एमसी को एक होप दिखती है कि शायद अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। भले से ये मेरी प्राइड को हर्ट करता है कि मैं एक स्लेव हूँ अभी के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से निकल सका तो कुछ कर पाऊँगा। ये
एक ही उम्मीद की किरण अपने एमसी की आंखों में हम देख सकते हैं। अपने एमसी को लगता है मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी बुरी नहीं है तो शायद मैं अच्छे भाव में बिक सकता हूँ। लेकिन जैसे ही कैरेज कुछ विलेजेस को पास करता है, अपने एमसी की आंखों में निराशा की झाग दिखाई देने लगती है। वो सोचता है मैं इस हेलिफ प्लेस से पता नहीं कब निकल पाऊंगा। सीम शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना एमसी सोच रहा होता है मैं कहाँ से इस हेलिफ प्लेस में आके फंस गया हूँ, क्या ऐसे जीने में कोई पॉइंट भी है। तभी अपने एमसी को अपनी माँ की इमेज दिखाई देने लगती है, अपने बचपन की याद आने लगती है। उसकी माँ उससे कह रही होती है जुनून इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, तुम कौन सी सिचुएशन में हो, तुम्हें हमेशा अपना हार्डवर्क करना चाहिए और अपनी लाइफ में अपना बेस्ट देना चाहिए। ये सब सोच के अपना एमसी अपने मम्मी और पापा को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है माँ क्या मैं ये सह सकता हूँ। तभी उसे सेंटा वाली बात भी याद आने लगती है कि सेंटा कह रहा होता है कि मैं अपनी सारी सेंटा पावर का यूज़ करके तुम्हारी विश को पक्का से पूरा कर दूंगा। तभी अपना एमसी सोच रहा होता है हैप्पीनेस माय फुट। इतना सब कुछ सोचने के बाद अपना एमसी एक चम्मच की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है और सोचता है सत्यानाश हो इस वर्ल्ड का, सत्यानाश हो मेरे पुराने वर्ल्ड का भी। और ये सब सोचने के बाद अपना एमसी सोच रहा होता है हैप्पीनेस अब मुझे बस एक ही चीज़ से मिलेगी कि मुझे अब मर जाना चाहिए। और इतना सोचने के बाद अपना एमसी उस चम्मच को अपने गले की तोर लाने लगता है। तभी उसे अपनी यादें भी याद आने लगती है। क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे इस प्लेस पे मरना चाहिए, क्या मैं इससे खुश रहूँगा। अपना एमसी ये सब सोच के अपनी जान निकालने ही वाला होता है। तभी कहीं से एक लड़की आती है एक ही ब्रेड का टुकड़ा लेके और उसके पिंजरे के अंदर अपना ब्रेड का टुकड़ा देती है उसे खाने के लिए। और उस लड़की के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। और ये सब देखने के बाद अपना एमसी उस चम्मच को दूर फेंक देता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके कुछ और भी चैप्टर्स मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई बिकम अ मैरिड मैन इन अनदर वर्ल्ड के चैप्टर 2 को लेकर मैं आ चुका हूँ। सो फ्रेंड्स स्टार्ट कर दे बिना किसी बकवास के। इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें घर में उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें हम पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं। वो दोनों लड़कियाँ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी अपनी बड़ी लड़की छोटी लड़कियों को अपना सामान देने लगती है खाने के लिए। छोटी लड़की बोलती है नहीं, अगर मैं ये खा लूँगी तो तुम क्या खाओगे। लेकिन तभी बड़ी लड़की बोलती है जिसका कि नाम हमें बताया जाता है कि रीजे है। रीजे बोलती है कि ये तुम खा लो, मैं कुछ और खा लूँगी। तभी छोटी लड़की बोलती है नहीं, अगर मुझे भूख लगी है तो इसका मतलब तुम भी भूखी हो, तुम भी कुछ नहीं खाए हो। और ये बोल के छोटी लड़की वापस से उसकी कटोरी उसकी तरफ कर देती है। ये देख के रीजे बहुत खुश होती है और बोलती है ठीक है हम लोग साथ में खाना खाते हैं। लेकिन तभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी वो पर्सन बाहर से बोलता है दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं विलेज चीफ बोल रहा हूँ। और विलेज चीफ बाहर से बोलता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज की काउंसिल मीटिंग के बाद हमने यह तय किया है कि कल जो सोल्जर्स अपने साथ आदमी लेके आएंगे वही तुम्हारा हस्बैंड होगा। और ये सब सुनते हुए रीजी बहुत ज़्यादा शॉक हो रही होती है। आगे विलेज चीफ बोलता है एक बार डिसीजन फाइनल हो जाएगा उसके बाद कल तुम्हें फिर से माउंटेन्स में जाना पड़ेगा उसके साथ। इतना होने के बाद विलेज चीफ वहाँ से जाने लगता है और रीजे से बोल के जाता है कल सोल्जर्स का स्वागत करने के लिए तुम्हें नीचे आना होगा और कुछ अपने साथ फूड भी लेके आना। विलेज चीफ के वहाँ जाने के बाद रीजे बहुत ज़्यादा डरी होती है और सोच रही होती है मुझे नहीं लगा था ये डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया जाएगा। और वो अपने मन में सोच रही होती है मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे फिर से पीटेगा और मैं इस सिचुएशन से अब भाग भी नहीं सकती हूँ क्योंकि अब ये चाइल्ड भी मेरे साथ है। चाइल्ड को देखते हुए रीजे सोच रही होती है भले से हम लोग ज़्यादा समय के लिए साथ नहीं थे लेकिन मैं इस चाइल्ड को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। और इतना सोच कर उस चाइल्ड की तरफ वो देख के रोने लगती है और इतना देख के चाइल्ड भी उसकी तरफ देख के रोने लगती है। और हमें अब समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रीजे अकेले बैठी होती है और सोची होती है क्या मुझे उस नाइटमेयर से फिर से गुजरना पड़ेगा। और ये सब सोच के रीजे उस चाइल्ड की तरफ देखने लगती है जो कि अब सो चुकी होती है और सोच रही होती है मेरे लिए ही नहीं इसके लिए भी वही चीज़ सेम होने वाली है। ये 5 साल की बच्ची जिसे मैं जानती भी नहीं, जिसके कि पिता मर चुके हैं, वही मेरे हस्बैंड थे। और वह मेरे हस्बैंड इसलिए बने क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बस एक सिंगल रैबिट टेल के लिए उसे भेज दिया। और मुझे अपने मैरिज के पहले दिन ही बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, मारा गया। इसीलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की थी बल्कि इसीलिए कि मुझे वहाँ आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसके अगले दिन से उसे बस मारी पड़ती, उसे मारा जाता, उसका पति रोज़ उसे मारता था बिना किसी कारण के। लेकिन वो अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था उसके सहारा देने के लिए। लेकिन तभी एक एंजेलिक चाइल्ड, वही छोटी बच्ची
5 साल की, जिसका कि कोई नेम भी नहीं था, वो मेरे पास आई और मेरे को अप्रोच की, मेरे को सहारा दी। लेकिन एक दिन वो आदमी जंगलों में शिकार करने गया हम लोग को मार उड़ के, लेकिन वो फिर वापस कभी नहीं आया, क्योंकि उसकी खबर बस आई कि उसको जंगली जानवरों ने खा लिया और वो मर चुका है। और ये न्यूज़ सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ, क्योंकि अब मुझे कोई मारने वाला नहीं था। लेकिन थोड़ा देर बाद मुझे एहसास भी हुआ कि बिना हस्बैंड के एक औरत बस एक शिप की तरह है, जो कि जंगलों में अकेली है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे कि विलेज चीफ ने बोला था रिजे को कि अगले दिन सोल्जर्स एक गुलाम लेके आएंगे और वही तुम्हारा हस्बैंड होगा, इसलिए तुम्हें अब फूड लेके उसके स्वागत के लिए आना होगा। और रिजे अपने चाइल्ड के साथ वहाँ पे आ जाती है, तभी चाइल्ड पिंजरे की तरफ इशारा करती है और बोलती है वो कौन है। और इतना बोल के रिजे और वो चाइल्ड एक साथ अपने एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी रिजे अपने एमसी को देखती है, जो कि चम्मच से अपनी जान निकालने वाला होता है। और ये देख के रिजे को बहुत डर लगने लगता है और उसे अपनी पास्ट मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पे कि उसका हस्बैंड उसे रोज मारा करता था, ये बोल के कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तभी रिजे अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने साथ जो ब्रेड लाई होती है उसे हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए अपने एमसी को जाके देती है। लेकिन तभी विलेज चीफ आ जाते हैं और विलेज चीफ आते हुए बोलते हैं क्या वो आ गए। रिजे बोलती है हाँ। तभी विलेज चीफ रिजे के पास आ जाते हैं और उससे खाना ले लेते हैं और रिजे को बोलते हैं तुम जाओ विलेज में, मैं सोल्जर का स्वागत करने जा रहा हूँ। तभी रिजे अपने बच्चे को लेके जाने लगती है। तभी वो प्यारी बच्ची अपने एमसी को देखने लगती है और अपना एमसी तो मस्त में ब्रेड खाने के वो देख रहा होता है और वो ब्रेड खाने ही वाला होता है। तभी कैरेज के अंदर सोल्जर्स आ जाते हैं और अपने एमसी को घसीटते हुए बाहर फेंक देते हैं। यहाँ से सीएम शूट होता है और विलेज चिप के साथ कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं और उनके सामने अपने एमसी और कुछ और स्लिप्स होते हैं। और विलेज चीफ बोलता है चलो शुरू करो। अपने विलेज चीफ के इतने कहते ही वो दो सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और उन दो स्लेव्स को हाथों पे कट लगा देते हैं और उनके खून से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। और ये सब देख के अपना एमसी शॉक हो रहा होता है और सोच रहा होता है ये किस तरीके की दुनिया है। लेकिन तभी वो सोल्जर्स अपने विलेज चीफ के कानों में कुछ कहता है और जो हमें बताया नहीं जाता है। तभी विलेज चीफ अपने एमसी की तरफ बढ़ते हैं और उसे देखने लगते हैं। विलेज चीफ को अपने ओर देखता हुआ देख अपना एमसी भी उसे देखने लगता है। लेकिन यहाँ से अपना शिप शूट होता है और अपना विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अपनी रीजे और वो लड़की बैठे होते हैं, जिनके सामने एक और औरत होती है और बोल रही होती है ये लो, ये कुछ खाना है जिसे तुम अपने साथ लेके जा सकती हो और विलेज तुम्हें कुछ समय के लिए खाना प्रोवाइड करेगा। लेकिन भूलना मत कि तुम्हारा जो फ्यूचर हस्बैंड है उसे अपनी लैंग्वेज नहीं आती है, इसीलिए तुम्हें ये सब खाने का पैसा भी देना होगा, इसलिए भूलना मत। रीजे से बात करते हुए औरत आगे बोलती है कि तुम्हारे पिछले हस्बैंड को कोई भी पसंद नहीं करता था, उसे बस इसलिए विलेज में रखा गया था क्योंकि वो माउंटेन को जाके हंट करे और मॉन्स्टर से विलेज को प्रोटेक्ट करे। बट वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार इंसान था, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा न्यू हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने उसे एग्जामिन किया है, उसके हाथ को अच्छे से देखा है। उसके हाथ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसने कभी इससे पहले कोई बुरा काम नहीं किया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये हस्बैंड तुम्हारे पिछले हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। उस औरत की बात सुनने के बाद रिजे बोलती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए कि वो आदमी मेरे ऊपर वायलेंट ना हो और हम दोनों को बस शांति से एक जगह घर के कोने में पड़े रहने दे, इतना भी मेरे लिए बहुत होगा। और रिजे ये बात उस बच्ची को देख के बोल रही होती है। लेकिन तभी डोर पे नॉक होता है और विलेज चीफ अंदर आते हैं, बोलते कि ये मैं हूँ और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को लेके आ चुका हूँ। तभी रिजे बोलती है क्या मेरा हस्बैंड। और तभी विलेज चीफ उसे अंदर बुलाते हैं। तभी हम अपने एमसी को देख सकते हैं कि वो भी देख के शौक होता है कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं पे हमें रिजे को दिखाया जाता है, जो कि अपने एमसी को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है और सोच रही थी ये तो वही पर्सन है जिसे कि मैंने खाना दिया था। लेकिन वो अपने एमसी को देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है और सोच रही थी ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने बड़े इंसान को कभी नहीं देखा है। वहीं पे अपने एमसी भी सोच रहा होता है ये वुमेन, इसे तो मैं देखा हूँ, ये तो वही वुमेन है जिसने मुझे खाना दिया था, लेकिन ये इतना काँप क्यों रही है, इतना डरी हुई क्यों लग रही है। माहौल को देखते हुए विलेज चीफ अपने एमसी का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम इधर क्यों खड़े हो, चलो मेरे साथ। और इतना बोल के अपने एमसी को रीजे के पास लेके जाने लगते हैं। लेकिन रीजे और वो लड़की बहुत ज़्यादा डर रही होती है अपने एमसी से। तभी विलेज चीफ आगे बढ़ता है और अपने एमसी के हाथ को रीजे के हाथ में डालता है और बोलता है तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है इससे, इसलिए तुम जाओ और इसका हाथ पकड़ो। लेकिन अपने एमसी को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि उस दुनिया की लैंग्वेज उसे नहीं आती है। और इसे एटमोस्फीयर को देखते हुए अपने एमसी को सेंटा की बातें याद आने लगती है कि कैसे सेंटा ने उसको क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक वाइफ ढूंढूंगा जो कि एक स्नो की तरह प्योर हो
और एक ऐसी डॉटर ढूंढूंगा जो अपने फादर की रिस्पेक्ट करे और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करे। इतना सोचते हुए अपने एमसी रीजे और बच्ची की तरफ देखने लगता है, जहाँ रीजे को वो एकदम रैबिट की तरह महसूस कर रहा होता है और उसकी छोटी बच्ची को वो एकदम क्यूट सी मैंगूज की तरह इमेजिन कर रहा होता है और सोच रहा होता है क्या वो सेंटा सच में रियल था, क्या मेरी विश पूरी हो गई है और यही मेरी वाइफ और छोटी डॉटर है। सो गाइस चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।